गई है। ये आज के दिन का हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, पर ये भी बेहद खास सेशन है। वो सेशन खास इसीलिए है क्योंकि इस सेशन का नाम है यूथ की आवाज़। जैसा कि हम सभी जान ही रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर यूथ बैठे हुए हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कहते हैं ना कि जो हमारे यूथ हैं वही हमारा भविष्य हैं, वही आने वाले दिन के आर्किटेक्ट हैं, जो नई चीज़ें गढ़ने वाले हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? आपके व्यूज़ के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को रखा गया है, और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस सोनाली पाटनकर, फाउंडर CEO रिस्पॉन्सिबल नेटसन को। शी इज़ ऑलरेडी ऑन स्टेज। और साथ ही साथ मैं पैनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुश्री दिव्या वर्तक, स्टूडेंट विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी। मिस मलिका शर्मा, स्टूडेंट पार्ले तिलक विद्यालय एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मिस जानवी त्रिवेदी, ये भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं पार्ले तिलक विद्यालय से। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिस कंचन कुमारी को, मिस दिशा जायसवाल को। प्लीज़ कृपया आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं, एक एक कर आप सभी मंच पर आएँ। और Safeguarding recommendations by youth on government policies, mental health and intermediaries, ये एक बहुत ही खास विषय है जिस पर ये चर्चा होने वाली है। और इसके बाद आप सभी के मन में यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग ऑन स्टेज। मैं सोनाली मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जिसने, क्योंकि हमारे बच्चों से या हमारे यूथ से आए हुए रिकमेंडेशंस हम गवर्नमेंट को देने वाले हैं, और ये गवर्नमेंट को दे के पॉलिसी चेंज कुछ हम ला सकेंगे ताकि आप सबका अनुभव इंटरनेट का सेफ हम बना सकें। तो मेरे साथ यंग डायनामिक, थोड़ा जेंडर बायस ये पैनल है जहाँ पे एक भी मेल मेंबर नहीं है, पर डजेंट मैटर, विमेन पावर इज़ गुड, but we will be happy if anybody can join in to share their thoughts here. तो दिव्या वर्तक है हमारे साथ, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की 3rd ईयर की साइकोलॉजी स्टूडेंट। और दिव्या बहुत पैशनेट है, उसके स्पेशल इंटरेस्ट एबनॉर्मल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है। लिटरेरी आर्ट्स, बहुत अवार्ड उसने एलिक्यूशन और डिबेट में जीते हैं, और वो रिसर्च की भी बहुत इंटरेस्ट रखती है। वेलकम दिव्या ऑन द पैनल। मेरे साथ मलिका शर्मा है जो पार्ले तिलक विद्या मंदिर में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टूडेंट है, परस्यू कर रही है। ये और इनके साथ है जानवी त्रिवेदी जो भी उसी इंस्टीट्यूशन से है, जो एक अलग नज़रिया आपके सामने रखने वाले हैं ये दोनों स्टूडेंट्स, और उनके रिकमेंडेशंस उसके साथ आएंगे। मिस कंचन कुमारी और मिस दिशा जायसवाल जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से है, जो इंटरमीडिएरीज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्या रिकमेंडेशंस होने जा रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम इन सब के प्रेजेंटेशंस देखेंगे जो बहुत क्विक होने वाले हैं, और उसके बाद मैं पैनल ओपन करना चाहूँगी। Let me begin with Divya and your presentation. I'd like you to go on the dais, please. And slide changer. साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऑब्वियसली साइकोलॉजी का ही पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी आप सबको। एज वी ऑल नो, मैंने स्लाइड पे भी डाला है, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट साइबर वेलनेस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है। If there is a need for security, that means there is a imminent danger present. कुछ तो खराब या खतरनाक चीज़ है जो प्रेजेंट है, जिससे हमें सेफ्टी या सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो क्या है? Yeah. Okay. So फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द सोशल मीडिया ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? कैन आई प्लीज़ गेट एवरीवन? आई थिंक मैं भी यूज़ करती हूँ। स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर जो अब एक्स है। सो आई थिंक एवरीबडी यूजेस एक या दो सोशल मीडिया ऐप्स, एंड द इशू विद दीज ऐप्स इज़ दैट आपको कभी कभी लगता है कि आप बहुत घुस चुके हो आपके फ़ोन में या फिर इन ऐप्स में,
जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है. हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट वी आर अडिक्टेड टू सोशल मीडिया? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अस नो एक ऐसा इंसान जो अडिक्टेड टू सोशल मीडिया है? आई कैन सी मोर हैंड्स अप फॉर दैट. तो एक्चुअली इसमें शायद थोड़ी हमारी गलती हो सकती है, पर मेजर गलती उन प्लेटफॉर्म्स की भी होती है, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे नेचुरली डिज़ाइंड होते हैं ताकि हम उन पे अडिक्ट हो जाए. तो ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नेचुरली डिज़ाइंड टू मेक अस अडिक्टेड टू देम. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम में आपने रील्स देखे हैं ना सारे, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो सब लोग. कभी कभी ऐसा लगता है कि घंटे चले जाते हैं शॉर्ट्स देखने में या फिर रील्स देखने में, कैसे ख़त्म ही नहीं होते. दैट इज़ कॉल्ड एंडलेस स्क्रोलिंग. तो ये जो सारे ऐप्स हैं उनका एक फीचर है रील्स में विच इज़ एंडलेस स्क्रोलिंग. आप कितना भी स्क्रोल कर लो, नया कंटेंट आएगा ही और आप देखोगे, बिकॉज वही बनाया है आपने. सेकेंड इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. किसको एक्सपीरियंस करते हो फोमो? जब कोई फ्रेंड बाहर जाता है, अच्छी पिक्चर्स डालता है इंस्टाग्राम पे, कॉफ़ी, फूड, कौन कौन एक्सपीरियंस करता है फोमो? तो इसी फोमो पे, इसी लोनलीनेस के इमोशंस पे आपके सोशल मीडिया एप्स एक्चुअली प्रे करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, और तभी आप इतना एडिक्ट होते हो. पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम्स. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सब ऐप में दिख ही रहा है. अगर आपको आर्ट पसंद है एक प्रकार का, तो वो ऐप में आएगा ही आएगा. या अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्टर पसंद है तो वो ऐप में आएगा ही आएगा. दिस इज़ बिकॉज वो जो ऐप है वो आपकी सारे लाइक्स, डिसलाइक्स, आप किसको फॉलो कर रहे हो, वो सब रिकॉर्ड करके आपको वही दिखाती है जो आपको देखना पसंद है. इसीलिए आप इतना देखते हो. And that is why you get into addictions. Gamification, social comparison, content virality, ऐसी चीज़ें दिखाना जो आप में एकदम strong emotions invoke करे, जैसे कि joy, aggression, anger, excitement, loneliness, और फिर वो देख के वो content viral हो जाता है. So these are just some of the ways apps are designed to make you addicted to them. तो अब प्लेटफॉर्म्स क्या, I'm just cutting you and you have 3 minutes more. I'll be done that. So अब प्लेटफॉर्म्स क्या कर सकते हैं टू मेक द डिजिटल स्पेस अ बेटर एरिया और अ बेटर स्पेस फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर इमोशनल हेल्थ. So I've just put a few points here. Things like promoting digital empathy. तो अभी AI हम सब यूज़ करते हैं, कोई लोग आंसर्स लिखने के लिए ChatGPT यूज़ करते रहेंगे. सो AI अच्छी चीज़ें के लिए भी यूज़ की जा सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंटेंट थोड़ा हार्मफुल लग रहा है या थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है, या इट हैज़ सम कॉनोटेशंस ऑफ सेल्फ हार्म या सुसाइडल इंटेंशंस, तो वो AI डिटेक्ट करके मार्क कर सकती है ताकि जो यूज़र्स है वो ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं. एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथनिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. तो all of these are just features that the platforms can include ताकि हम जो यूज़र्स हैं हमारा एक्सपीरियंस एक तो ज़्यादा अच्छा हो पाए, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए और ज़्यादा हेल्दी हो पाए इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. These are some more just techniques that they can use. So facilitating transparent reporting mechanisms. I want to talk about this specifically. बाकी आप पढ़ सकते हो. कभी कभी किन किन लोगों ने इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट किया है कुछ भी, राइट? उसके बाद आपको कोई अपडेट्स या ऐसा कुछ आता है? ओके, मोस्ट ऑफ अस जो यूज़र्स होते हैं उन्हें वो अपडेट्स आइदर मिलते ही नहीं है या फिर बहुत लेट मिलते हैं. और तब तक जो वो, हाँ, ट्विटर का अपडेट शायद फास्ट मिलता होगा, बट तब तक जब वो वेटिंग पीरियड होता है ना, इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जिससे आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट हो सकता है. तो अगर जो रिपोर्टिंग सिस्टम है या मैकेनिज्म है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट की जाए इन टर्म्स ऑफ, अगर जो भी विक्टिम है उसने रिपोर्ट किया है, उसे अगर जानकारी मिले कि आपका प्रोसेस इधर तक पहुंचा है और आप अगला अपडेट इन द नेक्स्ट
3 to 5 days एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो शायद लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों का स्ट्रेस, एंग्जाइटी थोड़ा कम हो सकता है. There are other mechanisms. There's one that I would like to end at, which is collaborating with mental health experts. See, not all of us are capable of taking care of our mental health. In fact, most of us are not. तो अगर आपको help की ज़रूरत है, तो help मांगने में कोई शर्म नहीं है. I think डॉक्टर हरीश शेट्टी ने भी यही कहा था उनके सेशन में. और अगर जो प्लेटफॉर्म्स है वो ही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ के साथ जुड़ के ऐसे लोगों को जिनके शायद फीड्स में सुसाइडल थॉट्स या आइडिएशन ज़्यादा बढ़ रहा है या सेल्फ हार्म टाइप्स के वो कंटेंट व्यू कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट किया जाए, तो शायद लोगों तक हेल्प जल्दी पहुंच पाए. So that is why I think mental health experts के साथ collaboration is very important. Yeah, that's all from my side. Thank you so much. Great. Thank you, Divya. I think wonderful presentation and a wonderful way of putting that across to everybody. Mental health के ऊपर इनके recommendations थी. If there are any एडिशंस टू इट, आपके अगर कोई विचार हो तो आप लिख लेंगे, जब पैनल होगा तो हम उसे लेंगे और यार एंड में क्वेश्चंस लेंगे. कैन आई इनवाइट Malika and Janvi to do their next presentation, please? Yes. Thank you so much, Responsible Netizen, to giving us this opportunity. Okay, so for the today's topic is about data protection law. As everybody knows, data is very important and valuable asset nowadays. Whatever you press on any button or any record, you do any financial transaction, or maybe you click on any advertisement, or you watch anything like on Amazon or Prime Video, or even if you speak with near mobile phone, everything is being captured and stored. There are two ways of it. Some people use it and some people misuse it. And there are certain acts for it. Let's go through it. Next, please. Okay, so we'll be starting with the challenges about it. First is lack of specificity, cybercrime definition. So cybercrime has not been defined. Like there is an IT Act which clearly says about cybercrime, and there is a loophole between that. Like it is not mentioned about hacking and unauthorized access of it. So there is a difference, and not everything is mentioned in that act. So it is not mentioned about now the new crimes that are happening, that is about deep fake and ransomware. So for example, if there is a public figure, जैसे अभी कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई एक्ट्रेस है, उनका कोई AI से वीडियो बना देता है एंड उसको मिसयूज़ करता है, जैसे अभी हमें दिखाया था मनी मांगने के लिए या व्हाटएवर, एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सब ये IT एक्ट में नहीं आता है. Second is jurisdictional issue, that is cross-border issues. So under cybercrime, that is happening across different countries. So that does not come under this act. And like something which is happening outside India, and there are no more laws made on that. For example, an Indian resident who is staying in India and his account has been hacked, like banking account has been hacked. So there is no specific law which comes under this, any of the jurisdictional rules and everything to recollect it from that. And that's it. So, am I audible? Okay. Yeah. So, good afternoon, good evening, everyone, and thank you, Responsible Netizen, for giving us this chance to, provide our recommendations to this noble cause. So, like Janvi rightly said, that there are various acts or laws for data protection. Like one was IT Act. So, IT Act was basically for, it's basically for economic e-commerce transactions, and DPD, that DPDP Act, which is digital data. Sorry, ma'am. Okay. 2 minutes. I'm so sorry. Yeah.
So there is another act which is DPDP Act. Let's just look at what are the loopholes with those act. So that is lack of robust mechanism. So अभी ये जो चीज़ है वो एज वेरिफिकेशन से रिलेटेड है. सो ऑलरेडी DPDP जो एक्ट है वो लाइक मैंडेट करता है कि पेरेंटल कंसेंट रहना चाहिए फॉर एज वेरिफिकेशन, बट सिंपल चेक बॉक्सेस या फिर जस्ट नॉर्मल एक आईडी दिखाकर कंसेंट लेना, ये कोई माइनर भी बाईपास कर सकता है. सो ये एक लूप होल हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज प्राइवेसी कंसर्न्स विद वेरिफिकेशन, reinforcing security and privacy. So now like यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज ना बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा ले लेती है. सो इवन इफ वो यूज़ में नहीं होता है एंड दे मिसयूज़ भी करते हैं इस चीज़ का कि वो डेटा किसी और को भी बेच सकते हैं. सो यहाँ पे एक बात आती है कि बैलेंस कैसे मेंटेन करे कि एक लिमिटेड डेटा भी ले और यूज़र से लिमिटेड डेटा जो है वो भी कलेक्ट कर पाए और उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन कर पाए. So this is where the loophole comes in the current regulations. Next, we will speak about what our recommendations are to improve these. Next slide. You closed it. That was on. Can you just assist from there? Yeah, we did. Okay. So first is about the amendment, the act to include specific definition and provision. So let's come to the example. That is, there should be a law made to define that everybody's data is being secured using biometrics. But there should be one law or one activity should be done. That is, they should also add the facial provision, which will help to maintain our and secure our data. Because by using biometrics, it is very easy to get trapped and being hacked, and everything can be happen. Second is negotiate and assign agreements with other countries. So what happens in different countries like United States and Europe, there is a certain rule to protect data where they have divided their data into sensitive data, privacy data, and everything. But in India, there is no such rule. We should also implement such rule, and we should also protect our data by for international business with UK and Japan, which will help us to secure our data. The third one is introduce tools to verify user age without storing sensitive personal data. Okay, as I said earlier कि बहुत ज़्यादा information companies collect करती है और वो आगे उसका misuse भी करती है. So ऐसा एक tools बनना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा personal data required नहीं हो, where you don't need to show your government ID like Aadhaar card, which is already linked to a bank account. So you don't need to show that for your to verify. So like various tools are there, like you can use एज एस्टिमेशन टूल्स होते हैं जहाँ पे आपका एज लिमिट जो है वो एस्टिमेट करता है एंड देन इट डिलीट्स योर इमेज परमानेंटली. नेक्स्ट इज डेवलप मोर रोबस्ट एंड यूज़र फ्रेंडली पेरेंटल कंसेंट मैकेनिज्म. सो मोर रोबस्ट इन द सेंस ऐसा मैकेनिज्म जो माइनर्स जो है वो ईजिली बाईपास ना कर पाए और यूज़र फ्रेंडली भी रहे कि पेरेंट्स ना लाइक सम ऑफ द पेरेंट्स लाइक लेट्स जस्ट से दैट पेरेंट्स आर नॉट मच एजुकेटेड, तो वो चिल्ड्रंस की हेल्प तो लेंगे ही. सो एक एज अ यूज़र फ्रेंडली ऐप भी रहना चाहिए जहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए अपना जो आईडी वगैरह जो भी डाल रहे हो, सो मेक श्योर दैट वो यूज़र फ्रेंडली रहे और इजीली समझ आए ताकि पेरेंट्स को आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कि क्या करना है और क्या नहीं. नेक्स्ट इज ऑफर इन ऐप पेरेंटल कंट्रोल. सो एक इन ऐप पेरेंटल कंट्रोल रहेगा जहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल दे कैन कीप अ ट्रैक ऑफ स्क्रीन टाइमिंग ऑफ देयर माइनर्स, क्या कंटेंट वो लोग देख रहे हैं, कहाँ पे उनका लोकेशन है. सो एवरीथिंग ये इन ऐप कंट्रोल जो रहेगा ना, तो वो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करेगा प्राइवेसी के लिए भी. लाइक फॉर एग्जांपल डिज्नी प्लस हॉटस्टार, दे हैव देयर दे हैव टू क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर देयर माइनर्स, या फिर यूट्यूब किड्स हुआ, सो अलग से अकाउंट एक अपने माइनर के लिए बनाना. सो दीज कंपनीज आर यूजिंग दोज थिंग्स. So this is our recommendations which can be used for protecting data for the minors and also the misuse of data which is being like it's happening Wonderful. today. Thank you so much. Well done. Come. Can I quickly? I know, sad, unfortunate.
So how's the Josh right now? There should be so much noise right now. Just say, how's the Josh? So let's start from the beginning. We knew that we had a panel called as Digital Threats and Challenges, right? So you must have had written some points and you must be like, oh my God, that's new, right? So I would like to take one of the points from each or some panels, and we are proposing key regulations based on that. For example, we are taking from digital threats and challenges, we are taking the age-inappropriate contents that are shown to the users. The second one is from the panel of digital inclusion and safety, wherein we are taking some of the solutions mentioned by Beena ma'am, Saurav sir, and Vaishali ma'am. Then from our respected Dr. Harish sir, we have also included some of the points in our regulation. Yeah. So let's start with our first regulation. But I think Disha has a question for you all. I need you guys to interact with me. So I need a thumbs up. Where the thumbs up? Like you have the card, right? You can just vote it. Why red color? Am I so bad in speaking? Thank you. So what do you think there should be a age criteria for social media users? Or is it okay for you to, for a 10-year child to make friends on social media? No, right? So our first regulation starts with age criteria for social media users. I know many countries have implemented it, but it's like a difficult task to implement. So generally the age criteria should be 16 or more. We have proposed some recommendations like in a stepwise manner. Please go to the next. You have 1 minute left. Okay, ma'am. I'm really sorry about this because we have to close in, and I don't want you to miss out on your presentation. So I will just give you an overview and we will see the further in the discussion. So regulation 2 is based on social media advertisement. Have you ever seen an advertisement like buy this jewelry for 99 rupees and you make the online payments and they just delete the account or block you? So they have the money from you and they have gone. So for this, we have some recommendation. We need to add some more features on the social media platforms. The third regulation is platform user authentication standards. Now, I need you all to be a little truthful. How many of you have fake accounts? Like, I need the thumbs up right now if you have a fake account. Okay, so for preventing fake accounts, we have recommendations that will make, make sure that the platform doesn't contain more number of accounts that are fake and maintain the platform authentication standards. The next concern will continue. So you all have heard about unverified credentials, right? There are several social media platforms wherein you update your credentials to promote yourself, to get jobs, and to just get promoted and to be hired. You're looking for a job somewhere or the other. But there is a loophole that your educational credentials are not verified. So there are some trust issues in the industry itself, wherein the employers can hire the fake credentialed person, and it can create some trust issues in the industry. The next will go to, where is it? The last one is tackling misinformation and disinformation. So I'll just give a glimpse of it. Misinformation is which is shared by mistakenly, right? But disinformation is when it is shared deliberately, when it is trying to provoke other users based on gender, religions, or racism. There are many reasons for that, right? So for that, we can make sure that as Divya and Malika and Janvi propose their recommendations, this is also one of our recommendations, that there should be a fact check wherein the users must ensure that users must be aware that how the third-party apps or how the application is actually what's the process of fact checking, so that there is a mutual trust between the user and the platform. That's it. I hope that you all enjoyed this session. Thank you so much.
Thank you so much, both of you. I think I've been a little unfair on you all. We Go are, ahead. we are going to discuss the stepwise regulation if you want over here in the Come, we'll discuss. Yeah, we'll compensate in the night. There is no time for compensation even now. But I think what is very important is their courage to stand up and put up recommendations, and a huge round of applause for them. As young people, to suggest policy changes is not an easy task. अगर आपको बताया जाए कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करना है, आप अपने रिकमेंडेशन तो ये आसान बात बिल्कुल भी नहीं है. पर इन बच्चों ने मेहनत करके आपने विचार रखे हैं, अपने रिकमेंडेशंस रखे हैं रिसर्च करके. ये अपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके नहीं किया है, इंटरनेट पे रिसर्च करके अपने रिकमेंडेशंस रखे हैं. और इसीलिए मैं इनको ये सवाल पूछना चाहूँगी कि दिव्या, आपको इस विषय पे काम करने के लिए कैसे प्रेरित आप हुए? हाउ डिड इट एनकरेज यू टू टॉक अबाउट इट? कैन यू जस्ट टेक दैट माइक? Just ensure that the mics are working. हेलो ओके सो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है विच इज़ साइबर वेलनेस यूथ फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड मैं जो इसमें साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ से पर्सपेक्टिव ला रही हूँ, द रीज़न आई वाज सो इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक इज़ बिकॉज अभी डिजिटल लाइफ ही हमारी लाइफ बन चुकी है. देयर इज़ नो पॉइंट इन साइड स्टेपिंग दैट ट्रूथ. हमारी पूरी लाइफ डिजिटल हो चुकी है, हम हमारी लाइफ अच्छे से डिजिटली पोर्ट्रे करते हैं. तो अगर हम कुछ मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे स्टेप्स हमारे एक्चुअल लाइफ में लेते हैं तो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो हम हमारे वर्चुअल लाइफ में भी ले पाए. सो आई हैव अ पैशन फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ एंड हैविंग मेंटल हेल्थ टेक्निक्स जो हम घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अगर हम इस सब को डिजिटलाइज कर सकते हैं तो देन दैट इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर me, which is why I thought I should contribute. Excellent. I think इंटरनेट पे मेंटल हेल्थ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बहुत बार गलत होता है. हम ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रेंड भी नहीं है मेंटल हेल्थ के स्पेसेस में, और बहुत बार कंटेंट बहुत कैजुअली डाला जाता है कि आप सुसाइडल हो गए, आप डिप्रेशन में हो. हर एक बंदा सुबह उठ के डिप्रेस ही रहता है. So how do you look at mental well-being? How do you look at mental health on the internet platforms? Can you flag, यानी ऐसा आप रिपोर्ट कर सकते हो कि जो आप देख रहे हैं वो गलत है? ये भी एक रिकमेंडेशन दिव्या ने रखी है कि आप वेरीफाई करके इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो. हेल्थ ड्रिंक के बारे में इतने सारे मिसकंसेप्शंस इंटरनेट पे आए हैं, आप बिना देखे समझे आप फॉलो करने लगते हो, एंड इट इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ मेनी अ टाइम्स. एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट insight, Divya. Can I come to you to talk about what you thought of while putting in these recommendations? Can you? Data protection is something which we need to talk about, because as everything is shifting to a digital space. So here our data, our privacy has to be a priority. And providing recommendations to these is a very crucial point at this stage, because there are various crimes which are taking place in this sector in cyberspace. And also crimes are mostly related to minors, because these days हम वो बच्चे हैं जो कार्टून टीवी पे देख के बड़े हुए हैं. But nowadays, there are kids which are using cell phone directly, like they are watching cartoons on YouTube, and God knows what they click during ads and everything. So in a way, data can be leaked. So yeah, I think this is very important topic to be covered and to present your views on. So I think it's just a very much a crucial topic which needs to be taken down. So yes. So I thought of bringing out the rules and regulation towards the youth and to make them aware and give them knowledge about it, as many of them are just using it and are not aware what can be the, rules, laws and about it. So that was all about my, why I was opting for this theme and everything. Hello.
think this is. So basically, in the start of this year, I attended Cybersecurity program, which was organized by you all, and it felt really grateful that you have taken this initiative because I haven't seen this anywhere. So because I use social media often and actively, I was very engaged when I came to know that there is a program there is a conference in Bhopal. So when I got to know about it, I was really confident that yes, I have to be here somehow. So as soon as we got the topic, we were like all focused. We just wanted to explore all the social media platforms and just research about all the loopholes that are here. So we are really grateful to be a part here. Thank you. Hello. Yeah, ma'am. Same question. Yeah. Yeah, I want to say something different. Like, जब मैंने ये कॉलेज में सुना that we have to propose regulation, we have to propose recommendations, so I was like, oh, are we capable to do that? But then we got to realize that, yeah, we are older enough to be called as a youth. So on the behalf of youth, we propose some regulations. I know the presentation was a quick, like a fast presentation, but we will provide like a detailed documentation to the members of responsible netizen. And I would love to like elaborate step by step, because we, Kanchan, our teachers have sit together for like days to make the steps, to know about what are the cyber risks for making the steps. So we have put in lots of efforts. And Absolutely. So I think your efforts will certainly be recognized. What we are planning to do with these recommendations is put up a document together, because this is not enough evidence for us to put up. We will work on this the next one whole year and put up these recommendations on your behalf to the state and central government. So don't feel dejected because you had little time, and I apologize for that once again. But these are going to be very important for the states and the central government cyber security policy. So keep that in mind. Keep the thought in mind of where these value adds will come in. You know, your efforts will be recognized there. Unfortunately, I'll have to go to the last question. While we always, माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चों को क्या अक्ल ही नहीं है, क्या ही कर लेंगे है ना ज़िंदगी में, जब क्योंकि इंटरनेट पे जो करते हैं उसकी वैल्यू नहीं रहती. तो इंटरनेट का यूज़ करने के लिए जब इतना अच्छा आपके उम्र के बच्चे कर रहे हैं, बच्चे यानी आपके पेयर ग्रुप कर रहे हैं या अपने ग्रुप को बच्चे को देखा आपने करते हुए, what is that one message that you want to give people sitting out here to follow, to be able to create that change for themselves? सो मैम वेरी राइटली सेड कि इंटरनेट पे हम सब बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, शायद थोड़े से ओवर स्मार्ट भी हो चुके हैं, यू नो. और इससे पहले के पैनल में एक इन्फ्लुएंसर ने बोला भी था कि जो भी आप करो ना, एक थोड़ा सा डाउट करके करो. एंड दैट्स नॉट बीइंग शक्की, दैट्स एसेंशियली बीइंग स्मार्ट. दुनिया बुरी है, दुनिया में लोग बुरे हैं, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा. नोबडी इज़ गोइंग टू हैंड होल्ड यू थ्रू लाइफ. पीपल विल हेल्प यू, पीपल विल सपोर्ट यू. इसीलिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसीलिए हम सब आए हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे सतर्क रहना, स्मार्ट रहना, सुरक्षित रहना, ये प्राइमरीली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, जैसे आप आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हो, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हो, वैसे ही साइबर हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखो, बिकॉज अब वो भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है. सो दैट इज़ द वन मैसेज आई वुड लाइक टू से कि जस्ट बी केयरफुल विथ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन द साइबर स्पेस, बिकॉज कब क्या हो सकता है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता. दैट्स ऑल. Same question, ma'am. Okay, so I would love to say that just one advice I would love to give is be aware and mindful like what you are posting and what content you are watching and how is it affecting you. And next is be responsible. जैसे आप खुद की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही दूसरों की भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कीजिए. नेक्स्ट इज़ टू बी एम्पावर्ड. जैसे कोई क्राइम दिख रहा है होता हुआ,
आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके नेबर्स के साथ हो रहा है, फ्रेंड्स, कलीग्स, सो मेक श्योर दैट यू रिपोर्ट इट. सो बी एम्पावर्ड because it's your digital safety, it's your privacy, it's your life, and you are the ones who are going to protect it. So I just want to conclude with one thing is, just as like everyone talks about mental well-being and physical well-being, so I just say that online cyber, I mean the digital well-being is also utmost important, because if you are digitally you are just online safety is also utmost important, because if you are digitally and online safe, only then you can become mentally strong and physically strong, because online and digital space, it's something which mentally affects you, and then in turn it also physically affects you. So this is what I would love to say. Thank you. As I can see, a lot of people are just bored. I'll just wait. I'll keep it short. Yeah, sure. Thank you, sir. Okay, as well, Malika said that every voice matter. If anybody is facing anything, cyberbullying or hacking or anything, we have Responsible Netism as a platform. You all can come to them. They'll help you out. Just don't be sad and don't be aside. Talk to your friends and please take help, because you don't have to be different. It happens with anyone and everyone. You don't have to feel that ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है. It's okay. Please come up and say. Okay? Thank you. आई जस्ट फील कि सोशल मीडिया सिर्फ हमारे यूज़ करने के लिए नहीं है, सिर्फ स्क्रोलिंग ही नहीं करना है, बट रिस्पॉन्सिबल भी बनना है आगे के जनरेशन्स के लिए, क्योंकि एज अ यूथ हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और हमें दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए. बस इतना ही. थैंक यू. अभी रेस्पॉन्सिबल नेटिज़म और भी NGOs द्वारा बहुत ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं फॉर द यूथ, बट as in we can't explain every minor about the things that are like cyberbullying and everything. So as a youth you are responsible कि आपके नज़र में जो भी minors हैं आपके आसपास, you interact with them and you make them aware, like not fully because they won't be able to understand it, but you should keep a check on the minors, like your brother, your sister, or even your parents, because parents are not so aware about the things. So you as a youth should be responsible for your younger and your older generations. Wonderful. I'm just going to quickly sum it up. तो responsible नेटिज्म या रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म होने का मतलब है माइंडफुल थिंकिंग, इंटरनेट का सोच समझदारी से, जिम्मेदारी से उपयोग करना, लीगल implications के consequences को समझना, अपने टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसकी जान पहचान करके दोस्ती करना टेक्नोलॉजी से, और अपनी जिम्मेदारी समझ के उसे यूज़ करना. लाइक आई सेड अर्लियर, इट इज़ अ पावर एंड पावर कम्स इन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ you made it to this session and you put in a lot of hard work to put across your points, which are going to be very valuable for us to present to the government. And I'm grateful to your colleges for allowing you and your parents to letting you come here for the session and inspiring many, many more people like you here. Thank you once again. थैंक यू सो मच. इतने परफेक्ट थे और सबने इतने कॉन्फिडेंटली वो आंसर्स दिए हैं कि हमें सच में यही यकीन करने पर मजबूर कर दिया है कि हाँ, दीज आर द थिंग्स, ये विषय हैं जिनके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और यदि हम इनके बारे में गंभीरता से सोचेंगे तो हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है उसे साकार अवश्य ही कर पाएंगे. मैं इसके बाद सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज़ आप स्टेज पर ही रहें. आपकी तालियां बता रही हैं कि ये जो यूथ की आवाज़ है ये सच में आप तक पहुंची है, सभी यूथ तक पहुंची है, और यूथ ही आने वाला भविष्य है जो दर्शाता है.
तो इसीलिए आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और अब समय की कमी होने के कारण मैं बिना देर किए हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सोनाली मैम हमारे साथ मंच पर ऑलरेडी मौजूद है। मैं तृप्ति त्रिपाठी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं उन्मेश जी से भी निवेदन करूँगी, कृपया आप मंच पर ही रहें और अपना स्थान ग्रहण करें। सोनाली जी के बारे में हम सुबह से सुन रहे हैं। सोनाली जी बहुत सारे सेशंस ले रही हैं, लेकिन सोनाली जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ में साझा करना चाहूँगी। सोनाली जी एक सामाजिक उद्यमी हैं और विकास, बाल अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 27 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही हैं। उन्होंने 2012 में रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म की अवधारणा और स्थापना की है, जो जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के मूल्यों को विकसित करके बच्चों और वयस्कों को इंटरनेट सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए साइबर कल्याण पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली राज्य की एकमात्र गैर लाभकारी संस्था है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सोनाली जी के लिए। उन्मेश जी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। उन्मेश जोशी जी वर्तमान में आहान फाउंडेशन के मुख्य परिचालक अधिकारी हैं और सह संस्थापक रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के रूप में कार्यरत हैं। उन्मेश जी ने राजनीतिक वैज्ञानिक और कानून के स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी और वो देश में महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश पुलिस और साइबर वकीलों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। आप विभिन्न देशों के साइबर कानूनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का तुलनात्मक अध्ययन करने में शामिल रहे हैं। गैर जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के कानून हितग्राही के बारे में उत्साहपूर्वक आप बात भी करते हैं, जो हमने विभिन्न सेशंस में देखा भी है। तो एक बार मैं उन्मेश जी के लिए भी चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तृप्ति त्रिपाठी मैम हमारे साथ बैठी हुई हैं। श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी मैम सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। आप मूल रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी हैं। आपके द्वारा आयोग में पद स्थापना के पूर्व विभाग में पदस्थ रहते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए गए हैं। विशेषकर प्रदेश में संचालित वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत में आपका महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बार जोरदार तालियां। वर्तमान में आयोग में पदस्थ रहते हुए भी आपके द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में आपके द्वारा विशेष प्रयास कर केंद्रीय जेल भोपाल में महिला बंदियों को जेल कुंभी से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करने संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। और ये जो कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित किया जा रहा है, प्रदेश के महाविद्यालय में विगत 1 वर्ष से इस संस्था के माध्यम से बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के संबंध में चल रहे कार्यक्रम साइबर सखी को प्रारंभ करने में भी आपकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी जी के लिए भी। और अब बिना देर किए मैं निवेदन करना चाहूंगी सोनाली मैम से फॉर द वैलिडिक्टरी स्पीच। ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तृप्ति मैम से, प्लीज आप एक बार जोरदार तालियां बनती हैं तृप्ति मैम के लिए। आज सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों जो अभी लास्ट सेशन में जो बच्चे आए थे और उनको देख के मुझे लग रहा था कि जो सामने बैठे हुए मेरे भोपाल के जो लोग हैं वो भी हो सकता है नेक्स्ट सेशन में अगली बार कहीं वो लोग भी इस तरह से प्रेजेंटेशन करें। और यही नहीं, इसके साथ साथ वो जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसने बहुत अच्छा गाना गाया, रैप सॉन्ग। और ऐसे ही कोई आप लोगों में से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे। भोपाल में तो वैसे भी बहुत सारे कलाकार रहते हैं। भोपाल तो वैसे भी भारत भवन है यहाँ पे और बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की जन्मभूमि है। मैं अभी समय की कमी है, नाम नहीं गिनाऊंगी, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार रहते हैं। तो आप लोगों में से भी ऐसे ही बच्चे आगे आएंगे। और हम लोग मार्च से पिछले 1 साल लगभग हो जाएगा हम लोग कर रहे हैं ये साइबर सखी का कार्यक्रम। सोनाली मैडम और उन्मेश जी और शिल्पा के साथ में मिलके हम लोग कर रहे हैं ये लोग। और अब उनकी पूरी टीम भी इस बार यहाँ पे आई है और सारे विशिष्ट हमारे एक्सपर्ट्स लोग आप यहाँ पे आए हैं। तो आगे भी हम लोग और पूरे ज़िलों में, बहुत सारे भोपाल के ज़िले और भोपाल के अलावा बहुत सारे ज़िले हैं और भोपाल में बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, अभी स्कूल भी हैं जो बचे हुए हैं। उन सब तक हमको जाना है और बहुत सारे लोगों तक हमको ये मैसेज पहुंचाना है कि साइबर सिक्योरिटी कैसी रखी जाए। और ये आज का कार्यक्रम हमारा साइबर सखी था और ये प्रयास था हम लोग कि हम लोग रिस्पॉन्सिव नेटिज्म का जो उद्देश्य है मूल कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे, नेट जब प्रयोग करते हैं हम लोग नेट पर कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे। पर उसके साथ साथ हमारा एक और जिम्मेदारी बनता है कि हमारे आसपास को जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है या हमारे आसपास के जो सामाजिक पृष्ठभूमि है या जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है और ये हमारे पर्यावरण के प्रति क्या दायित्व है और हमारे अपने प्रति, हमारे
व्यवहार के प्रति, जैसे अभी सर डॉक्टर साहब ने बताया तो डॉक्टर शेट्टी ने, तो हमारे खुद के प्रति हमारे क्या दायित्व, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हम लोग खुद को स्वस्थ रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आसपास का जो सामाजिक हमारे परिवेश है उसका ध्यान रखें, उसके प्रति कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बने। तो बहुत सारी समस्याएं जो हमारे पास आती हैं, हम लोग महिला हेल्पलाइन चलाते हैं, हमारी 24 घंटे कॉल सेंटर खुला रहता है और 24 घंटे हमारे पास समस्याएं आती है। जब हम लोग कमीशन में, स्टेट कमीशन में बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कई बार वो ऐसी समस्याएं रहती हैं कि हम लोग उनका निराकरण भी नहीं कर पाते हैं और बहुत कठिन परिस्थितियां रहती हैं उन लोगों के सामने जब हम लोग उनको देखते हैं। तो वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदारी वाला व्यवहार करते हैं, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। कुछ दिन पहले ही जो हमारे घर में एक मैड आती है, मतलब हमारे यहाँ काम करने आती है, तो उसका पति उससे झगड़ता था, उसको घर से निकाल दिया था। ये 2 साल पहले की घटना है। उसने दूसरा घर लिया, उसने अपना अलग कर लिया, दूसरा घर लिया। वो फिर आता था, पी के आता था और उसने उस घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। तो उस मकान मालिक ने उसको निकाल दिया कि तुम्हारे पति ने आके घर का दरवाज़ा तोड़ा, निकल जाओ। उसने फिर एक घर लिया, अब की बार उसके पति ने उस घर में आग लगा दी। तो ऐसी घटनाएं हमारे आसपास ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप लोग युवा हो और आप लोगों की अब जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी हमको सोचना पड़ेगा। अभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उन लोगों ने बहुत बताया कि शासन को हम लोग सुझाव भेजेंगे, अपनी अनुशंसाएं भेजेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। सिक्योर साइबर के जो हमारे प्रयोग हैं, नेट पर हमको सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो निश्चित ही आगे आने वाले दिनों में इन सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जाएंगे सुझाव, सरकार को भेजे जाएंगे। लेकिन इस तरह का व्यवहार हमको अपनी आम जीवन में भी करना है, ये भी हमको देखना है। और सुबह से ये बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं सोनाली मैडम की और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब हम लोगों ने पूरे टाइम सुना है और ना सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों से भी हमारे उनके पार्टनर बहुत सारे जुड़े रहे और उन लोगों ने हमको बताया कि कैसे कैसे हम लोग को करना चाहिए, कैसे अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, शिकायतें आती हैं हमारे पास, तो हम लोग को उन पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग ये सब बताया। और डॉक्टर शेट्टी का बहुत अच्छा सेशन रहा और उसके बाद भी और भी वक्ता जो भी रहे सुबह से, और हमारी मंत्री जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आई, वो भी बहुत प्रभावित होकर यहाँ से गई हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में ये साइबर सखी का काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ और भी हम लोग इसके लिए काम कर पाएंगे और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर पाएंगे कि आगे हम लोग साइबर अवेयरनेस के लिए काम कर सकेंगे। तो आप सब लोग, आप यहाँ आए, सभी के लिए बहुत बहुत आभार। और सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और अब बहुत सारी चीज़ें हमको भी सिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओके, सो बिफोर वोट ऑफ थैंक्स, जैसे कि हमने आप सभी से वादा किया था कि जो क्रॉसवर्ड है उसके रिजल्ट्स हम अनाउंस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि क्रॉसवर्ड पजल की जो ट्रे है वो यदि आप मंच पे लेके आए, तो हमारे जो ऑन स्टेज अतिथि हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, मैंने 3 विनर्स कहा था लेकिन हमें अभी ये पता पड़ा है कि 4 विनर्स हम अब अनाउंस करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हु ऑल आर द विनर्स। दिव्या जी प्लीज जल्दी से स्टेज पे आ जाइए आप। ये दिव्या कौन से कॉलेज की नहीं लिखा हुआ ना? RKDF कॉलेज के स्टूडेंट हैं। क्या बात है, RKDF कॉलेज से दिव्या हमारे साथ हैं जिनको एक विनर कॉन्फ्रेंस में आए थे और आपने बहुत कुछ जाना, सीखा। थैंक यू सो मच। Congratulations and please be on stage. विनर नंबर 2, नहीं सेकेंड ईयर, शिवाधात्री। शिवाधात्री, congratulations शिवाधात्री। ये भी RKDF की है। सो इनके कॉलेज का नाम क्या है? अरे ओ
सो भाई 3 विनर्स आर फ्रॉम RKDF ओनली. सो लेट्स सी जो हमारे फर्स्ट विनर है वो कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट के होने वाले हैं. अच्छा, लेट्स सी. ऋतु प्रिया. Oh, yes, is this time. Great. Congratulations. It is from Bhopal School of Social Work. क्या बात है. BSS से ऋतु हमारे साथ हैं जो आज के इस क्रॉसवर्ड की विजेता हैं. ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सारे विनर्स से. मंचासीन सभी अतिथियों के साथ आपका एक सामूहिक चित्र फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ. क्या बात है. एक बार पुनः जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच मैम. Held the fort together. Memento from all of us, please, ma'am. Thank you so much. धन्यवाद. सबका अभिनंदन और आभार. आप लोग सब डटे रहे 5 बजे तक, इसके लिए सबके लिए सभी का आभार. मैं जानता हूं कि 30 सेकंड की दुनिया अभी हो रही है, तो 5 घंटे 6 घंटे एक जगह पे बैठ के सुनना देखना, ये कला अभी धीरे धीरे कम हो रही है. एक आज दिन भर जो मैंने देखा या यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, पिछले 1.5 सालों से हम काम कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आए थे. वो ख्याल पहले आपके सामने रखूँगा कि मध्य प्रदेश राष्ट्र का हृदय है. मध्य प्रदेश राष्ट्र का हृदय है, और जब हृदय कुछ ठान लेता है तो सारा शरीर उसके साथ जुड़ जाता है. आज राष्ट्र के हृदय ने ठान लिया है कि इस प्रदेश को, राष्ट्र को साइबर सुरक्षित करेंगे, तो ये अटल है. तो इसी नोट पे मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमने सबने ठान लिया है कि मध्य प्रदेश को पहले साइबर सुरक्षित करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे राष्ट्र में ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे. इस 9th साइबर साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों का सहयोग रहा है, उन सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ. ये जर्नी पिछले 3 महीनों से चल रही है. अलग अलग बार हम भोपाल आ चुके हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं. मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी निर्मला भूरिया जी, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे और उन्होंने हमारा उद्बोधन किया, हमें प्रेरणा दी और काम करने के लिए उन्होंने हमें सहयोग करने का वादा किया है. तो हम आगे जाके भी बहुत काम करेंगे. उनके सारे टीम के मेंबर्स हैं. राज्य महिला आयोग की मेंबर सेक्रेटरी है तृप्ति जी, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत मदद की है और इनकी वजह से ही हम मध्य प्रदेश में काम करना शुरू कर रहे हैं. तो मैं राज्य महिला आयोग के सभी जो मेंबर्स हैं, राज्य महिला आयोग के साथ में जुड़े हुए सारे लोग हैं, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ. यहाँ पे अलग अलग जगहों से लगभग 21 स्पीकर आए हुए हैं. जो यूथ स्पीकर है उनके साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट भी आए हैं, जिसमें डॉक्टर हरीश शेट्टी है, रिजवान जी है, नीना जी है, दिशा जैसी मेरी फैमिली फ्रेंड है, और बहुत सारे यूथ इन्फ्लुएंसर्स है और स्पीकर है जो यहाँ पे उपस्थित रहे. अपना जो व्यस्त समय है वो निकाल के पूरे दिन यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं. इसीलिए मैं सारे स्पीकर्स का आभारी हूँ. इंटरनेशनली जो लोग जुड़े हैं या ऑनलाइन स्नैपचैट यहाँ पे जुड़ा है, उनका सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. मैं सभी कॉलेजेस का और उनके फैकल्टीज़ यहाँ पे जो बच्चों को लेके आए हैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों के लेके आए तो हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए और उन तक पहुँच पाए. यहाँ की सारी व्यवस्था करने वाले समन्वय भवन के सारे जो लोग हैं उनका मैं आभारी हूँ.
मीडिया सर्विसेज जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया उनका मैं आभारी हूँ, साउंड सिस्टम जिन्होंने प्रोवाइड किया, मानवी कैटरर्स के लोग हैं जिन्होंने फूड की व्यवस्था यहाँ पे की है, और ये प्रोग्राम से जुड़े हुए मेरे सारे जो टीम के मेंबर्स हैं इनका भी मैं आभार यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक यहाँ पे रिकमेंडेशन आया है हमारी टीम से कि अंजू जी और संजय जी का भी आप यहाँ पे आभार व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेसिफिकली जिन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम में पहले से जुड़े हैं और हमें हेल्प किया है, उन सभी का मैं आभार यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। और हम अभी ये शुरुआत है, ये प्रोग्राम एक नए दौर की, ये नए प्रोग्राम की शुरुआत है, तो हम यहाँ से आप सभी के साथ में जुड़े रहेंगे अगले साल एजुकेशन ईयर में भी, और अगले अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में हम जुड़े रहने का मैं यहाँ पे वादा करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप स्टेज पे ही रहिए, और हमारे जितने स्पीकर्स हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप ऑन स्टेज आएँ, और रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म की पूरी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ आप सभी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए ऑन स्टेज आ जाइए। और जब तक आप सभी मंच पर एकत्रित हो रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आप सभी के लिए करना चाहूँगी कि आपको सर्टिफिकेट्स बाहर मिलेंगे। जैसे ही आप इस सभागार से बाहर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको अपने सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप एक क्यू में वहाँ पे जाइएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको भी ना हो, और जो